नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर मित्तल, क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट मोहन दाई ओसवाल हॉस्पिटल, लुधियाना से। आज आप सब लोगों के साथ कुछ ब्लड कैंसर्स और ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम कैंसर्स की तरफ चलें, तो कैंसर एक वो बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के कुछ सेल्स कुछ ज़्यादा मात्रा में बढ़ना शुरू हो सकते हैं। ये किसी भी हिस्से में बढ़ सकते हैं और जिस-जिस हिस्से को ये इन्वॉल्व करेंगे, जिस हिस्से की कोशिकाएँ बढ़नी शुरू होंगी, हम उस हिस्से का कैंसर कहा जाता है। मैं ब्लड कैंसर्स को देखता हूँ, मैं हेमेटोलॉजिस्ट हूँ, तो हेमेटोलॉजी में हमारा जो खून है वो बोन मैरो में बनता है। तो बोन मैरो के जो सेल्स अगर हमारे खून बनाने वाले सेल्स कोई भी एक प्रकार का सेल ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लग जाए, तो उससे ब्लड कैंसर कहा जाता है। इसको एक्यूट ल्यूकीमिया भी कहते हैं। तो इसके अलावा अगला सवाल हर पेशेंट्स या मेरे लोगों के दिमाग में आता है कि सर ये तो है कि चलो कैंसर है, पर कैंसर को हम कैसे डिटेक्ट करें? कैसे सोचें कि हमें आपको मिलना है या कब हम आपसे मिलें? तो खून में हमारे पास सफ़ेद सेल होते हैं जिसको टीएलसी बोलते हैं, लाल खून हीमोग्लोबिन हो गया और उसके अलावा डेंगू वाले सेल जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में प्लेटलेट्स बोलते हैं। अगर इन तीनों की मात्रा किसी की भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या कम होने लग जाए, तो आपको हमें मिलना चाहिए। उसमें जैसे कहते हैं एक्यूट ल्यूकीमियाज़ की अगर बात करें तो टीएलसी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है या बहुत कम भी हो सकती है, कुछ पेशेंट्स ऐसे प्रेज़ेंट करते हैं। और अगर पेशेंट को बुखार आने लग जाए, शरीर पे लाल रंग के चिट्टे आने लग जाएँ या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाए या फिर आपको बहुत वीकनेस फ़ील होने लग जाए जिसका हमें कारण ना पता चले या गर्दन में या बाजुओं में, चानों में गाँठें आने लग जाए या पेट में स्प्लीन उसका तीली का साइज़ बढ़ने लग जाए, तो आप हमें ब्लड कैंसर के विशेषज्ञ को मिलना चाहिए। तो आज मेरा मुख्य डिस्कशन है कीमोथेरेपी। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि एंटीबायोटिक जैसे हम कोई भी इन्फेक्शन होती है, तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं। उसी तरह अगर किसी को कैंसर हो, तो हम उसके लिए कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं। कीमोथेरेपी जैसे एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन जो हमारी बॉडी में है, जो जर्म्स है उसको किल करती है। उसी तरह कीमोथेरेपी जो हमारे शरीर में सेल्स बढ़ रहे हैं, रक्त कोशिकाएँ एक तरह के सेल जो कैंसर के सेल्स बढ़ रहे हैं, वो उसको तोड़ती है। तो उसके बाद पेशेंट्स का आंसर होता है कि सर कीमोथेरेपी से क्या दिक्कतें हो सकती हैं? अक्सर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी से वॉमिटिंग, नौज़िया, वॉमिटिंग, दिल कच्चा होना, उल्टी जैसा मन करना, बालों का झड़ना, भूख ना लगना, सेलों का कम होना, ये सब दिक्कतें होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ हैं वो कैंसर के सेलों को मारती हैं। उसी के साथ-साथ जहाँ पर हमारे सेल्स बॉडी में बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, तो वो दवाइयाँ वहाँ पर भी अपना असर दिखाती हैं। जैसे कि जहाँ पर खून बनता है वो सेल्स बहुत जल्दी रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं तो उन सेलों के ऊपर असर आता है जिससे हमारे सेल्स कम हो जाते हैं। बालों का झड़ना जहाँ पे रैपिडली ग्रोथ होती है या फिर मुँह में छाले आना क्योंकि हमारा म्यूकोज़ा हमेशा रिन्यू होता रहता है तो उसके कारण इन दवाइयों का असर वहाँ पे हमें मिलता है। वो हमारा साइड इफ़ेक्ट्स है। इन साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने के लिए अगर हम सही तरीके से सही डोज़ के हिसाब से वज़न और हाइट के हिसाब से टाइट्रेट करके और प्रोटोकॉल बेस्ड और सही तरीके से अगर हम कीमो लेते हैं, तो हम काफ़ी हद तक ये साइड इफ़ेक्ट्स मैनेज कर सकते हैं। और पहली दवाई देने के बाद जो भी पेशेंट्स को दिक्कतें आती हैं, उस हिसाब से हम पेशेंट का अगला डोज़ मॉनिटर करते हैं। क्योंकि जहाँ पर हम ये साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट बियर करता है, पर उसके साथ-साथ हम पेशेंट को अच्छी आगे ज़िंदगी प्रदान कर सकते हैं, कैंसर को कंट्रोल करके। उसके अलावा जब सेल्स कम होते हैं पेशेंट्स के तो हम उस समय पेशेंट्स को साफ़ खान-पान बोलते हैं, पानी बॉयल किया हुआ लेना है, लोगों से नहीं मिलना है और अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं सेल तो हमें कई बार पेशेंट्स को स्पेशल वार्ड्स में एडमिट भी करना पड़ता है, जिसमें हम पेशेंट का क्लीननेस का मेंटेन करते हैं और अगर बुखार आता है, तो हम दवाइयाँ जल्दी शुरू करते हैं। बुखार आने पर दवाइयाँ जल्दी शुरू करना ही एक मूल मंत्र है पेशेंट को सही समय पे कम खर्चे में बचा पाना। इसके लिए ही पेशेंट्स को कई बार हमें एडमिट करना पड़ता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी के अलावा अब हमारे पास बहुत सारी टारगेटेड मेडिसिन्स आ गई हैं, जिसको कुछ लोग इम्यूनोथेरेपीज़ भी कहते हैं। अगर जो ये इन थेरेपीज़ का बेसिक्स है, अगर हम कहें आज से 10 साल, 15 साल पहले, तो बस एक टुकड़े का मांस लेकर उसका जाँच करके हम कह देते थे कैंसर है और हम दवाइयाँ शुरू कर देते थे। पर अभी हमारे पास इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है, आईएचसी है, जिससे हम कैंसर के अलग-अलग विभिन्न-भिन्न प्रकार को जान सकते हैं। उसके ऊपर हम टारगेट मॉलिक्यूल्स ढूँढ सकते हैं और वो टारगेट मॉलिक्यूल्स के हिसाब से हम पेशेंट्स की थेरेपी डिसाइड करते हैं। तो ये इसको कहते हैं टारगेटेड थेरेपीज़ जो आईएचसी से हमें पता चलता है। वो जो दवाइयाँ हैं वो जिन कैंसर के सेलों के ऊपर वो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसी के ऊपर जाकर इफ़ेक्ट करती हैं। इससे कैंसर का रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है इलाज का और पेशेंट्स को साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी कम होते हैं।
अभी बहुत सारे हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज़ दवाइयाँ बनाने लग गई हैं जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। तो बहुत से लोगों में जो लोग इस दवाई को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, अब वो दवाई लोगों के अफ़ोर्डेबिलिटी रेंज में आ गई है। जैसे अभी हम कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपीज़ की बात करते हैं, तो इसमें हमें टारगेटेड थेरेपीज़ होती हैं। बट जैसे-जैसे साइंस और एडवांस होती जा रही है, अब बहुत सारी चीज़ें एनजीएस बेस्ड और साइटोजेनेटिक बेस्ड हैं। जैसे हम कुछ 100 लोग, 100 बंदों का डाटा इकट्ठा करते हैं कि उसमें कौन-सी म्यूटेशंस पॉज़िटिव थी, कौन-सी दिक्कत थी। हम उस हिसाब से पेशेंट्स को अलग-अलग तरह की दवाइयाँ देते हैं, तो हमें पता चलता है कि जिन केसेज़ में ये म्यूटेशंस पॉज़िटिव हैं, तो उसी हिसाब से ये दवाइयाँ काम करेंगी और ये दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। तो इससे बहुत से लोगों में ये होता है कि सर म्यूटेशन पॉज़िटिव है, क्या ये फैमिली इनहेरिटेंस है? क्या हमारे आगे के लोगों को भी हो सकती है? क्या बच्चों को भी हो सकती है? तो अगर देखा जाए तो म्यूटेशंस 2 तरह की होती हैं, जिसमें एक म्यूटेशंस कैंसर के सेल्स में होती हैं, जिससे कैंसर बनता है और एक म्यूटेशंस जर्म लाइन होती हैं, जिससे पेशेंट के शरीर में कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमें वो म्यूटेशंस देखनी होती हैं कि ये जर्म लाइन म्यूटेशन है या एक्वायर्ड म्यूटेशन है, तो उस हिसाब से हम पेशेंट को आगे गाइड कर सकते हैं और पेशेंट को लेटेस्ट थेरेपी बता सकते हैं कि अगर हम ये थेरेपी देंगे तो उससे रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं और हमें बाकी थेरेपियों के ऊपर समय ख़राब नहीं करना चाहिए हमारा। इसके अलावा कीमोथेरेपी के अलावा और इम्यूनोथेरेपी के अलावा अगर मैं आगे बात करूँ तो हमारे पास है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है जब अगर कोई भी कैंसर हमारा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, स्पेशली ब्लड कैंसर, या बारी-बारी वापस आ रहा है या फिर उसकी साइटोजेनेटिक्स काफ़ी ख़राब है, तो हम उस पेशेंट्स को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बताते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट 2 प्रकार का होता है। एक है कि हम पेशेंट के खुद के सेल निकाल के उसके शरीर में दोबारा डालते हैं। उसको ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। और दूसरा है एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसमें कहते हैं कि खून बदल देते हैं, कि किसी और इंसान का खून हम उसके शरीर में डाल देते हैं। इसलिए हम पेशेंट्स का एचएलए जांच करते हैं और जिस बंदे से उसका एचएलए मिल जाता है, हम पेशेंट को हाई डोज़ कीमोथेरेपी देने के बाद उसके बाद हम पेशेंट्स में दूसरे इंसान से जिसका खून मैच किया होता है, उसके स्टेम सेल जहाँ से खून बनता है, वो सेल पेशेंट को चढ़ा देते हैं। सबसे बड़ा मिथ इसमें ये होता है कि जब भी पेशेंट आता है वो पूछता है, सर सर्जरी कब होगी? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में सर्जरी नहीं होती। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जैसे हम किसी को भी खून चढ़ाते हैं, उसी तरह ही जो स्टेम सेल्स हैं हम पेशेंट को चढ़ाते हैं। और जो डोनर होता है उसे कोई दिक्कत नहीं आती आगे लाइफ में, उसको घबराने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे हम किसी एक इंसान की जान बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं या कोई और भी आपके डाउट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं, तो मैं मोहन दाई ओसवाल हॉस्पिटल लुधियाना में हूँ, या फिर अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 9815494331। अगर आप और भी ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और हम आगे और भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे।